या विचार मंचावर उपस्थित उर्गी सर, जे हम सभी के लिए एक रोल मॉडल है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मैं जब 1996 से पास आउट हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन इन ह्यूमैनिटी, तब से हम लोग ये सब विचारधारा के लोगों को सुनते आए हैं। और उर्गी साहब से मेरा एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, एमएससीबी के साथ भी वो काफी बार आते हैं और मुझे स्पेशल इनवाइटी जब हम ट्रेड यूनियन का वर्कशॉप लेते हैं तब उनको बकायदा न्योता होता है, इनवाइट करते हैं। हमारे हुमने साहब एक सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत आदर्श व्यक्तिमत्व और पर्सनैलिटी जो मेरे पास आ गई थ्रू मेरे संबंधी के साथ कि गमरे साहब आप आइए हमारे प्रोग्राम में। तो पहले बात तो हम एमएससीबी इटसेल्फ इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, 1 लाख कर्मचारी है एमएससीबी के पूरे स्टेट में और 29 यूनियंस के साथ हम लोग काम करते हैं, 29 यूनियंस ऑन बोर्ड। तो उन्हें साहब जब आ गए मेरे पास तो उन्हें साहब से हमारा बहुत पुराना फैमिली संबंध है। तो जब बताया कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है तो मुझे अच्छा लगा कि सैटरडे है तो ये मेरा पर्सनल टाइम है। तो मैंने उन्हें साहब को इमीडिएटली बोला कि मैं आपके प्रोग्राम के लिए आ रहा हूँ। खापर साहब के बारे में साहब ने बताया कि नोटिंग और ड्राफ्टिंग के एक मिसाल है। तो वी आर रियली वी नीड सच टाइप ऑफ पीपल हु आर वेरी गुड इन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, जहाँ से अपने विचार आगे बढ़ते हैं और अपने चार्टर के थ्रू ये विचार मैनेजमेंट तरफ पहुंचती है। तो खापर सर आपको सैल्यूट मेरी तरफ से। और सर्वप्रथम तर मी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारताच्या कॉन्स्टिट्यूशनचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रथमेश पहिल्यांदा वंदन करतो आणि I will talk in Hindi or English because the audience is all India audience। तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि जब मैं लोगों के पास आता हूँ और my 27 years of association in humanity, मैं काफी सारी कंपनीज में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काम कर चुका हूँ। मुझे काफी लगाव है क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो वन ऑफ द स्टेक होल्डर है तो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे ज्यादा स्टेक जो होता है वो एम्प्लॉय होता है। तो एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए यूनियन और एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं और मैनेजमेंट के लिए एक बुनियाद करके, एक ढाल करके एक यूनियन और एसोसिएशन काम करते हैं। एक आदमी एक काठी जैसा वो तोड़ दिया जाता है, लेकिन अनेक आदमी जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो लकड़ी की मूड़ी हो जाती है और उसे तोड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तो वैसा काम एक यूनियन और एसोसिएशन का होता है। इस चक्र में मुझे मेरा एमएससीबी का एक अनुभव शेयर करता हूँ मैं। 29 यूनियन है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनियन है एमएससीबी की, जिसे हम बोलते हैं मागास वर्गीय यूनियन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 33% उनका। और जब वो मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं तो मैनेजमेंट उनको ये नहीं बोलती कि सिर्फ आप एससी एसटी और बीसीसी के बारे में ही बात करो, वो पॉलिसी मेकिंग पे बात करते हैं। वो मैनेजमेंट के साथ पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं। तो मुझे आपसे अनुरोध है हुमने साहब कि आपका यूनियन जो है वो जब भी आपको मैनेजमेंट कहेगा कि आप एससी एसटी यूनियन है तो आप एससी एसटी के बारे में बात करो, तो आप कृपा करके उनको बोलो कि हम यूनियन है बेसिकली, तो हम पॉलिसी मेकिंग पे उतना ही बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि एलआईसी ने पैसा कहाँ पे लगाया, हम बात करेंगे कि अडानी में कितना एलआईसी का लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट का, भले 1% हुआ तो क्यों हुआ, कौन सी मैनेजमेंट थी जिसने एलआईसी का इन्वेस्टमेंट किया था, एक्सपोजर लिमिट क्या है,
आपके पैरामीटर्स क्या है, कहाँ पे पैसा लगाया जाता है, स्टॉक मार्केट में कितना पैसा लगाया जाता है। इट इज नॉट भर्ती बदली और बढ़ती, इसके आगे भी दुनिया है। भर्ती बदली और बढ़ती के आगे भी दुनिया है, और वो दुनिया आपको पॉलिसी मेकिंग में लाना है, और वो कार्य अपने को यूनियन के मार्फत करना है। कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन। Cultivation of mind should be the ultimate aim of human civilization। और ये बाबा साहब ने कहा है, तो आप कल्टीवेट करो एक विचार को पेरो। आप जैसे विचारधारा को पेरोगे तब पता चलेगा कि आपको प्रतिनिधित्व कैसे नहीं मिलता। कोई भी चीज मांगने से नहीं मिलती, ये तो छीनना चाहिए अपने को, कि हम मैनेजमेंट के साथ बताएंगे, बात करेंगे, और ये बात शुरू हो जाएगी बदली बढ़ती और भर्ती से, और आगे बढ़ेगी पॉलिसी मेकिंग की लेवल तक। और ये भूमिका मुझे लगता है कि यूनियन के साथ, तो यूनियन के लिए हम लोग तन मन और धन के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि यूनियन का काम जो है वो समाज शास्त्र है, सामाजिक कार्य है। एक आदमी अपने अपने पर्सनल टाइम देके एक सामाजिक विचार और सामाजिक चळवळ आगे लेने के लिए काम करते हैं। तो हम सभी का कार्य बनता है कि हम उनके पीछे रहे और पूरे तन मन धन के साथ उनके साथ जुड़ जाए। तो ये जो विचारधारा है, वो विचारधारा शुरू होती है शिका संगठित हुआ आणि संघर्ष करा। ये बाबा साहब का मूल मंत्र है। जैसे मूल मंत्र बताया था बाबा साहब ने कि प्रज्ञा और करुणा, प्रज्ञा भी चाहिए, करुणा भी चाहिए, शील भी चाहिए। इसके साथ बाबा साहब ने ये भी बताया कि अपने 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 अधिकारों के लिए अपने को शिका, एजुकेट हुआ, संगठित हुआ और संघर्ष करा। तो ये तो संघर्ष, अम्बेडकरवादी हो संघर्ष का आदि हो, अम्बेडकरवादी हो संघर्ष का आदि हो, ये तो अपने जहन में है। और ये जहन अपने को दिखाना है, जो बात करने से नहीं होता, वो दिखाना पड़ता है कि हमारे पास कितनी हिम्मत है। और वो हिम्मत होने से आपके पीछे ताकत बन के फौलादी की तरह से आप अगर खड़े हो जाते हो, तो कोई मैनेजमेंट नहीं बोलेगा कि आपकी चार्टर्ड, आपकी डिमांड क्या है। आपकी डिमांड स्टडी डिमांड होनी चाहिए। हम क्यों मांगना चाहते हैं, क्या है मेरे चार्टर्ड ऑफ डिमांड, तो उसमें अभ्यास अपनी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो वातावरण निर्मित हो गई है कि पूरे देश का जो अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से विचारधारा हो रही है, जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इंडियन इकोनॉमी था 1947 में, पूरी तरह से गवर्नमेंट ने बैंकों में, वैमानिक क्षेत्रों में, स्टील इंडस्ट्री में, हर जगह पे अपने अपने इंडस्ट्रीज लगे थे। बाद में एक बॉम्ब फूटा, उनकी साहब बताएंगे आपको, 1990 में, उसे हम लोग एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और एलपीजी का बॉम्ब फूटने के बाद पूरा सोशलिस्टिक पैटर्न जो था वो शिफ्ट होके कैपिटलिस्टिक पैटर्न पे आ गया। और लोकलाइजेशन ऑफ ग्लोब एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया के बातें करने लगे। और उसकी तरह से आज जो काम चल रहा है, हर एक चीजों में कंपटीशन आ रहा है। भाई लोग, इस कंपटीशन को हमें समझना पड़ेगा। आप अगर वादियों में रहोगे कश्मीर के, तो चलेगा नहीं। तो ये जो उपक्रम है, ये उपक्रम आप लोग एम्प्लॉयमेंट किए हो, लेकिन एक सामाजिक वारसा जो है वो हमें आगे बढ़ाना है। तो इसलिए अपने को अभी से आप ट्रेड यूनियन के तौर पे इसके ऊपर विचार विमर्श होना चाहिए। नहीं तो कल कंसोलिडेशन के माइंड में जैसा बैंकों का हो रहा है कि बैंक जो 16 बैंक के बाद में 4 बैंक और आगे 20 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, और नेशनलाइजेशन के बाद कंपटीशन के मारे में सभी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन और कंसोलिडेशन हो रहा है। और वो कंसोलिडेशन में ऐसे बातें कर रहे हैं कि सिर्फ 4 बैंक रहेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं।
तो ये कंपटीशन को आप थोड़ा सा ट्रेड यूनियन के तौर पे आपके प्रबोधन शिविर होने चाहिए कि ये क्या चीजें हो रही है प्रेजेंट में, सो दैट यू शुड बी फ्यूचर रेडी। कि ऐसे बात नहीं है कि आप आगे और कुछ हुआ बाद में हम लोग कुआं खोदने लगे। We should start it from now itself कि what are the challenges coming in front of us in the sort of the so-called competition। तो कंपटीशन आ रहा है, तो कंपटीशन क्यों आ रहा है? सो आर यू रेडी टू कॉम्पीट इनफ विद द आउटसाइड वर्ल्ड, या फिर कंसोलिडेशन हो जाएगा? तो कंसोलिडेशन में क्या होता है और प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है? जो प्रतिनिधित्व चाहिए एससी एसटी ओबीसी और जो बीसीसी कम्युनिटी को, वो पूरा कम्युनिटी का प्राइवेटाइजेशन में कोई किसी भी प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल होती नहीं है। So in order to maintain your presentation of the society, it is very important to keep this flow going forward in future also। नहीं तो ये कंपटीशन के मैटर में हम लोग पूरे सो जाएंगे। और जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बोल रहे थे कि हमारा समाज सोया हुआ है, उसे जागरूक करना है। तो जागरूक करने का काम हमेशा आपने करना चाहिए, प्रबोधन शिविर लगाना चाहिए, और हर एक इंसान अपने आप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह हमें संघर्ष करना है। तो इसके लिए पहले तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्या तकलीफें है, हमें क्या चैलेंजेस है, प्रेजेंट चैलेंजेस क्या थी, पास्ट में क्या थी, और फ्यूचर में हमें और क्या करना है, हमें क्या तकलीफों का सामना करना है। हमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलता? प्रतिनिधित्व तो मांगने से कोई देने वाला नहीं। आपका स्टडी क्या है, आपका अभ्यास क्या है, आपके चार्टर्ड क्या है, आपके चार्टर्ड ऑफ डिमांड क्या है, और वो चार्टर्ड ऑफ डिमांड के ऊपर पॉलिसी लेवल पे आपको बैठ के बात करनी है मैनेजमेंट से कि ये हमें चाहिए, ये हमारा हक है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एम्प्लॉय, और उस एम्प्लॉय के विकास के लिए यूनियन का होता है, और यूनियन अपनी एक ताकत होती है। तो ताकत है तो वो ताकत का यूज कीजिए, और वो यूज करने के बाद आपको पता चलेगा। जब हम एमएससीबी में जब हम पे रिवीजन करते हैं, अभी हमारा पे रिवीजन 2023 में ड्यू है अप्रैल में, 29 संगठन के साथ बैठ के हम लोग एग्रीमेंट करते हैं पे रिवीजन, और 29 संगठन को हम ऑन बोर्ड रहते हैं। जब भी हमारी सर्विस कंडीशन चेंज होती है, तब हम सभी ट्रेड यूनियन को साथ में लेते हैं कि ये हमारी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हम चेंज कर रहे हैं, तो काइंडली टेल मी व्हाट आर योर सजेशन और ऑब्जेक्शन, और वो सजेशन और ऑब्जेक्शन में यूनियन को बुलाया जाता है। तो ये अभी एक बहुत बड़ी आपके साथ बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की एक बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत का हमें यूज करना पड़ेगा, और उस यूज करने से हमारे हक के लिए रखना पड़ेगा। रोने से कुछ नहीं होता है, हमें रोना नहीं चाहिए, हमें पसीना चाहिए, और पसीना हमें बहाना पड़ेगा, तभी मिलेगी हमें आजादी, तभी मिलेगी हमें प्रगति, तभी मिलेगी हमें प्रतिनिधित्व। नहीं तो ये प्रतिनिधित्व कंपटीशन के चक्कर में, ये कब कंपटीशन आपको इसका स्वरूप चेंज कर देगी एलआईसी का, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भाई और बहनों, बहुत बड़े आयाम पे आज देश है, और ये देश में सबसे ज्यादा जो एलआईसी का निवेश है, इन्वेस्टमेंट, इसका स्टेक सबसे ज्यादा, ऑलमोस्ट 60 to 70% जो इंश्योरेंस सेक्टर में, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जो स्टेक है, ये एलआईसी का है। उस वक्त की बात की थी कि कंपटीशन के मैटर में इंश्योरेंस सेक्टर जब ओपन हुआ था, तो ये भीति, ये भय आया था कि एलआईसी अभी नहीं रहेगी। ये सब जो प्राइवेट सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर एचडीएफसी बोले या कोई भी जो लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा है, that will take over and the private sector will come। लेकिन पिछले 20 साल का या 1990 के बाद जो मकान आज देख रहे हैं,
LIC को कुछ नहीं हुआ, LIC बढ़ती ही जा रही है और उसमें आप सभी का योगदान है। और योगदान क्यों है? क्यों सबसे गरीबी, पिछड़ा, मध्यम वर्ग, लोअर क्लास, मिडिल क्लास ये इन्वेस्ट करता है अपना पैसा पूरे विश्वास के साथ, किसी HDFC या सोनीमैक्स के पास नहीं तो LIC के पास। मैं LIC के पास मेरा पेंशन या मेरा प्रोविडेंट फंड, जब हमारे MSCB के लोग रिटायर्ड होते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा निवेश करते हैं LIC में। वो विश्वास है LIC के ऊपर और ये ग्लोबलाइजेशन के एरा में भी वो विश्वास अपना बना रहा है। वो विश्वास बना रहने के पीछे 1 लाख कर्मचारी है LIC के, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उस 1 लाख कर्मचारी में कम से कम हमारे 10,000 20,000 SC ST बांधव है, वो उसके एक भाग है। तो उस बांधव के लिए मैं आपको चाहता हूं कि ये ऐसे जो प्लेटफॉर्म है, जो ऐसे अधिवेशन है, अपने हक को समझो। बाबा साहेब से आप प्रेरणा ले लो कि मैं चाहता हूं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन, ये अपनी पूरी फैमिली लाइफ को अपना दूर कर दिया और उन्हें समाज के लिए कार्य किया और उनके फैमिली के कितने हालातों को सामना करना पड़ा आपको मालूम है। तो आप अभी हम 21वीं सदी में है, हमारे पास ये मोबाइल है, डिजिटलाइजेशन है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप के तहत हम अपने विचार एक दूसरे के साथ पहुंच सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं, हम ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। कोरोना के पीरियड में हम लोग ने इसका काफी अच्छा इस्तेमाल किया, ऑनलाइन हमारे जूम मीटिंग हुए, हमने जूम मीटिंग किए, तो इसका काफी अच्छा उपयोग हो सकता है चळवळ उभी करने के लिए। इसका दुरुपयोग की है, ये दुरुपयोग क्या है? लोग घर पे बैठ के सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और लोग सोशल सामाजिक चळवळी में और यूनियन के काम में नहीं आ रहे। लोग अपने अपने वीडियो, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे इतने बिजी हो गए कि उनको टाइम नहीं है। जिसके हाथ में मोबाइल है वो किसी का नहीं है और जो जिसके हाथ में मोबाइल होता है उसको कोई नहीं चाहिए। तो इस तरीके का मोबाइल के एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है। तो आपके लिए काफी सारा एक अनुभव ये कोरोना के पीरियड में अपने को मिला है। मैं ये चाहूंगा कि आप एक ताकत बने और आपके साथ मैं MSCB के जो भी अनुभव है, 29 यूनियंस हर एक कास्ट ट्राइब के हमारे से बात करते हैं और हम मैनेजमेंट उनको उतना ही इम्पोर्टेंस देती है। हर एक साल में एक बार हम यूनियन का कॉन्फ्रेंस लेते हैं और यूनियन के कॉन्फ्रेंस में हम लोग बताते हैं कि हाउ वी आर वननेस, मैनेजमेंट और यूनियन एक ही है और हमको दोनों को मिलके ये संगठन को आगे लेके जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम सब इस अधिवेशन से हमें जो ऊर्जा मिली है वो ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को और आगे लेके जाने में हम सब योगदान करेंगे तहे दिल से। मुझे यहाँ पे इनवाइट किया उनने साहब ने, आप लोगों से मिलके मुझे काफी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।